हमारे साथ कृपा शंकर प्रसाद सर हमारे साथ मौजूद हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वोट चोरी को लेकर एक मामला पूरे देश भर में बना हुआ है। बिहार में वोट चोरी को लेकर तमाम पार्टियां जो है लामबंद हुई। तो इसी विषय में बात करेंगे और एडवोकेट साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में जो एक वोट का अधिकार दिया गया है सर सभी को, जिस तरह वोट चोरी को लेकर पूरे देश में लोग लामबंद हो रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? लोकतंत्र में गरीब को वोट की कीमत एक होती है, अमीरों की भी वोट की कीमत एक होती है, लेकिन जिस तरह वोट की चोरी हो रही है और काफी वर्षों से ये वोट चोरी को लेकर मामला बनते नजर आ रहा है, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, भारतवर्ष में जब से लोकतांत्रिक चुनाव 1900 पहला भारत में जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ वो 1951 और 52 में हुआ। उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने वोट चोरी का काम किया और ये परंपरा 1951-52 से लेकर के लगातार आज 2025 तक बनी हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो पूर्व में सत्ता पे काबिज हैं, जिनके समय चुनाव संपन्न हो रहा है, वो चुनाव आयोग के माध्यम से, सरकारी विभागों के माध्यम से, जिलाधिकारी, पुलिस के माध्यम से वोट चोरी का कार्य कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, जिस तरह देखने को मिलता है सर चुनाव आयोग के जो रवैये हैं उस पर वो साफ तौर पे जैसे विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव आयोग आकर जो बातें उनसे की जाती है वो बातें ना कर कर गोल गोल घुमाकर शायरीबाजी तमाम ऐसे वक्तव्य करते हैं जब वो विपक्ष की पार्टियों को जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से देती है। क्या कहेंगे? देखिए, भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र निकाय है। लेकिन यदि विगत कुछ वर्षों में जो चीज़ें हुई हैं उसको देखा जाए तो ये दिखाई पड़ रहा है कि सरकार का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जिस प्रकार की व्यवस्था का अपनाया गया है, वो व्यवस्था ये बताती है कि इस व्यवस्था में बहुत सी खामियां हैं और सरकार नहीं चाहती है कि कोई ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति जो भारत में स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक चुनाव संपन्न करा सके, नियुक्त हो। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में बहुत सी समस्याएं हैं, जिसमें सरकार का भ्रष्टाचार सर्वोपरि है। जी, सर देखने को मिलता है कि लोकतंत्र जब से लागू हुआ भारत देश में आजादी के बाद तमाम ऐसी घटनाएं आती है कि लोग अपने वोट को बेच देते हैं। कहीं देखने मिलता है कहीं एल्कोहल के नाम से लोग बेच देते हैं, 500-500 रुपए, 1000 रुपए में लोग अपने वोट को बेच देते हैं, खासकर गरीब तबके के लोग। उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कानून के पद पर आप काम करते हैं सर। जिस तरह लोकतंत्र में वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, तो आप अपना राजा सुन सकते हैं, लेकिन लोग अपने वोट को बेच देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? लोगों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भारत में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस समय संविधान को ड्राफ्ट कर रहे थे, उस समय इस देश की जनता की आर्थिक, सामाजिक और दयनीय दशा को देखते हुए बहुत पुरजोर बहस जिरह करने के बाद ये बहुजनों को या भारत की किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये अधिकार मिला है। भारत की जनता के लिए उसका एक वोट का अधिकार बहुत ही अमूल्य है, लेकिन जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि वोट का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और वोट के गलत प्रयोग से जो सरकारें बन रही हैं वो इन्हीं जनता के खिलाफ काम कर रही हैं और जनता इस प्रकार की सरकारों से त्रस्त आ चुकी है। सर भारत में कांग्रेस ने यही काम किया, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है। सर आप बिहार से भी ताल्लुकात रखते हैं, आपका बिहार से काफी गहरा रिश्ता है। बिहार में भी चुनाव है, वहाँ के वोटरों तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि वोटर अपने जात बिरादरी के व्यक्ति को ही देखकर वो वोट देने का काम करता है, तो किस मुद्दों को लेकर वो लोग वोट दें, क्या कहना चाहेंगे आप बिहार के वोटरों तक, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो बिहार की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र स्थापना के बाद से भारत में आज तक जो भी सरकारें गठित की गई हैं, वो सरकारें
वोट चोरी, छल कपट के आधार पे गठित की गई हैं। इसलिए अपने वोट का जो प्रयोग है बहुत ही सोच समझ करके और ऐसी पार्टी के पक्ष में करें जो कि जो व्यक्ति के सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कार्य करे और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जी, जिस तरह आपने देखा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे संगठन को लेकर महिमा मंडल किया जिस पर बहुत सारे आरोप लगते रहे कि वो कभी अपने मुख्यालय पर भारतीय झंडा नहीं फहराया और उनको बैन भी किया गया था। तो उनकी महिमा मंडल करने के बाद उन्होंने कहा ये एनजीओ है। तो उसको लेकर किस तरह देखते हैं? आपने वो भाषण देखा होगा। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को इस प्रकार के किसी भी संस्था के समर्थन में इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत गरिमामयी है और जिस संगठन की बात की जा रही है उस संगठन को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बैन किया जा चुका है और उसको तमाम प्रकार के उपनाम दिए गए हैं। इसलिए इस विषय में प्रधानमंत्री इस प्रकार की जो बातें किए वो गरिमा के विरुद्ध है। जी सर, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर आपने देखा होगा नारे लगाए थे कि इसके बाद ट्रंप की सरकार, यहाँ तक भारत देश में ही देखने को मिला। बहुत सारे लोग पूजा अर्चना किए कि ट्रंप की सरकार बन जाए। तो अभी देखने को मिला कि ट्रंप सरकार ने जिस तरह 50% की टैरिफ लगा दिया, तभी बहुत सारे विरोध देखने मिले। विपक्ष की जो पार्टियां हैं तब तक मोदी जी पर काफी फायर हुई है, लेकिन अभी तक देखने को मिला मोदी जी उस पर कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे कि ट्रंप जी से क्या ताल्लुकात अभी तक बिगड़ चुके हैं या जिस तरह इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? बताइए सर। देखिए, प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी और उनके इर्द गिर्द जो भी उनके सहायक हैं वो जिस प्रकार का प्रोपोगंडा फैलाए कि ट्रंप उनके मित्र हैं, इस देश में या विदेशों में मित्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है। व्यापार, अमेरिका के लिए भारत एक व्यापारिक स्थल है। अमेरिका में निर्मित होने वाले सामान के क्रेता, चूँकि आबादी भारत में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे उन सामानों के क्रेताओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। जिस प्रकार से ब्रिटेन के लोग यहाँ व्यापार के लिए आए, उसी प्रकार से अमेरिका यहाँ व्यापार करना चाहता है। मोदी ने ये झूठा प्रोपोगंडा फैलाया कि हमारी अमेरिका से बड़ी अच्छी दोस्ती है, ट्रंप से बहुत अच्छी दोस्ती है, ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत को लाभ होगा। अब भारत की इन गलत नीतियों का खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है और भारत की जनता से ज़्यादा इस देश में जो छोटे-छोटे व्यापारिक घराने थे, जो व्यापार कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उन बहुत सी इकाइयाँ बंद होने के कगार पे आ जाएँगी, इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शकों तक आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर।